Hello everyone, this is Ashwini Kumar Patel, Strength and Conditioning Coach NCOE NSNIS पटियाला। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ एरोबिक एंड्योरेंस फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग एट अल्टीट्यूड, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। So before moving on to periodization, let's have a brief introduction on what is aerobic endurance and what are the tools which we will use in the periodization. तो पहले समझते हैं कि एरोबिक एंड्योरेंस होता क्या है। एरोबिक एंड्योरेंस का मतलब है लंबा डिस्टेंस कवर करना और जल्दी कवर करना। जितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रायथलॉन, अल्ट्रा डिस्टेंस इवेंट्स एटसेट्रा। लेट्स डिस्कस ऑन द टाइप ऑफ वर्कआउट्स। ज़्यादातर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के कल्चर में एक ट्रेडिशन होता है कि वो फोकस करते हैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना और ज़्यादा घंटे तक, जितने घंटे तक पॉसिबल हो सके उतने घंटे तक वर्कआउट करना। और वो ये भूल जाते हैं कि उसमें क्वालिटी कितना होना चाहिए, बस सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। जिससे क्या होता है कि एथलीट्स के ऊपर अननेसेसरी लोड आते हैं। हम जितनी देर तक एक कंटिन्यूसली एक वर्कआउट को करेंगे उतना हमारा एनर्जी कम होता जाएगा। हम क्वालिटी पे कम फोकस होगा और क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस होगा। एक एथलीट का टाइम शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में अगर हम ज़्यादा उसके बॉडी पे इफेक्ट आए ट्रेनिंग का, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है उससे रिकवर करने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए। तो एक एथलीट को उस वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए जिसकी क्वालिटी हाई हो, और जो वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करे उससे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से एलिमिनेट कर देना चाहिए। एक एथलीट का वर्कआउट सिंपल होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ताकि वो अपने मन से हार्ड वर्क कर पाए ट्रेनिंग में और अपने स्पोर्ट को एंजॉय कर पाए। इसको अचीव करने के लिए हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं: लॉन्ग वर्कआउट, इंटरवल वर्कआउट एंड एरोबिक वर्कआउट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेट्स डिस्कस ऑन लॉन्ग वर्कआउट। ये वर्कआउट सबसे स्पेसिफिक होता है। जितना हम कंपटीशन के पास जाते हैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता जाता है, और जब कंपटीशन करीब होता है तो इसका डिस्टेंस और इंटेंसिटी सिमिलर टू एथलीट का पीक रेस के बराबर होता है। ये वर्कआउट ना सिर्फ फिजिकल एबिलिटी को डेवलप करता है जो कि रेस के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये मेंटल एबिलिटीज़ को भी ऑप्टिमली डेवलप करता है। इस वर्कआउट के ज़रिए एथलीट को ये मौका मिलता है कि वो रेस में किस टाइप का न्यूट्रिशन और कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और कौन सा न्यूट्रिशन, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलता है। इस वर्कआउट का प्रिस्क्रिप्शन है 1 to 3 वर्कआउट्स पर वीक, क्योंकि ये वर्कआउट रेस के इंटेंसिटी के बराबर होता है, तो हम इसे 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो एथलीट ओवर ट्रेनिंग पे जाएगा और उसके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके लिए उसको रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल ट्राई एथलीट्स, तो वो हफ्ते में ईच डिसिप्लिन के लिए एक वर्कआउट वो इंक्लूड कर सकता है। फॉर रनर्स, एक लॉन्ग रन एक हफ्ते में, और एमटीबी राइडर्स मतलब माउंटेन बाइक राइडर्स 2 लॉन्ग वर्कआउट्स ईच वीक, एक फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव ग्रुप राइड और एंड 1 लॉन्ग राइड जो कि एरोबिक इंटेंसिटी में होना चाहिए।
ये एक सैम्पल गाइडलाइन है जिसको यूज़ करके हम प्रोग्रेशन प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस इन माइल्स एट रेट इंटेंसिटी। ये दो चीज़ जैसे ही कंपटीशन के पास हम करीब जा रहे हैं वो कंपटीशन के इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बराबर जा रहा है। मतलब हम कम से स्टार्ट किया, हमने 7 किलोमीटर से स्टार्ट किया डिस्टेंस, और हम जैसे ही कंपटीशन करीब आ रहा है तो वो आ गया 13 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, पर एरोबिक इंटेंसिटी वो घट रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन इंटरवल वर्कआउट। ये वर्कआउट का इंटेंसिटी हाई होता है और ड्यूरेशन मॉडरेट होता है। लगभग 45 मिनट्स से लेके 1.5 घंटे तक ये लास्ट करता है। इसे हम एनारोबिक वर्कआउट भी कह सकते हैं। ये वर्कआउट प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हम सेम इंटेंसिटी थ्रू आउट द ईयर देना सही नहीं है, जिससे कि ओवरलोड हो सकता है और ओवर ट्रेनिंग भी हो सकता है। इंटरवल वर्कआउट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्क इंटरवल होता है और एक रेस्ट इंटरवल होता है। तो वर्क इंटरवल जो होता है वो एनारोबिक इंटेंसिटी में होता है और जो रेस्ट इंटरवल होता है वो एक इजी इंटेंसिटी में होता है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन एरोबिक वर्कआउट। इस वर्कआउट को एग्जीक्यूट करना सबसे इजी होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में एक ही एक्सरसाइज को 45 टू 90 मिनट्स उसको एक ही एक्सरसाइज करना होता है, जैसे कि साइकिलिंग और रनिंग, और इंटेंसिटी होता है एरोबिक इंटेंसिटी। और इस वर्कआउट करने से पहले 5 टू 10 मिनट्स वार्म अप और करने के बाद 5 टू 10 मिनट्स कूल डाउन। जब वार्म अप होता है तो इंटेंसिटी इजी से लेके एरोबिक तक इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, और उसका रिवर्स होता है कूल डाउन में, एरोबिक इंटेंसिटी से इजी इंटेंसिटी पे कूल डाउन होता है। इसका जो इफेक्ट है बॉडी पे वो इंटरवल वर्कआउट के कंपैरिजन में कम होता है, पर इससे रिकवर करना बॉडी के लिए इजी होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है एज कम्पेयर टू इंटरवल वर्कआउट। इस वर्कआउट का प्रेस्क्रिप्शन मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 हफ्ते में, और सीक्वेंसिंग सबसे ज़रूरी या एसेंशियल होता है। जैसे कि हम हाई इंटेंसिटी के बाद हम अगर नेक्स्ट डे एरोबिक वर्कआउट करते हैं तो वो बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपैरिजन टू कंसेक्यूटिव हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। पीरियोडाइजेशन का प्राइमरी फोकस होना चाहिए रिकवरी बेस्ड ट्रेनिंग। अगर रिकवरी नहीं हुआ ट्रेनिंग में तो एथलीट अपने ऑप्टिमल प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा और वो अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगा। रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि डेज ऑफ रेस्ट, मतलब सिर्फ रेस्ट करना है। रिकवरी का मतलब होता है एक्टिव रिकवरी, जैसे कि वॉकिंग, लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज सच एज स्किल प्रैक्टिस हो गया, मसाज, एक गुड स्लीप, या फिर एरोबिक क्रॉस ट्रेनिंग। ये सारे रिकवरी के टेक्निक्स हैं। एंड ऑल्सो प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक एंड्योरेंस एथलीट का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट स्टेप, गैदर इंफॉर्मेशन। सेकंड स्टेप, focus on initial planning components. Third step, examine the training program in more detail. और fourth step, plan the periodization of each cycle. तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप, जो कि है गैदर इंफॉर्मेशन। गैदरिंग इंफॉर्मेशन में हमको वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे कि एक एथलीट का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, ओवरऑल फोकस, कॉम्पिटिटिव सीजन में ओवरऑल फोकस क्या रहेगा उसका, और रेस
उसके रेस का प्रायोरिटीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ट्रेन करने के लिए उनके पास क्या-क्या इक्विपमेंट हैं और कौन-कौन से न्यू इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और जहाँ पे वो ट्रेन कर रहा है वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एथलीट का स्पोर्ट बैकग्राउंड क्या है, कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री क्या है, कितने साल हो गए उसको कंपटीशन खेलते हुए, स्पोर्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कितना है, उसका वीकनेस क्या क्या है, इंजरी हिस्ट्री क्या है, कोई मस्कुलर इम्बैलेंस है या नहीं है, उसके बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, बायोकेमिकल वेरिएबल्स जैसे कि ब्लड के सारे पैरामीटर्स, हेमोग्लोबिन, विटामिन डी वगैरह वगैरह, बायोमैकेनिकल वेरिएबल्स जैसे कि उसके बॉडी का मूवमेंट पैटर्न कैसा है, कितना एफिशिएंट है, और सबसे ज़रूरी चीज़ एथलीट अपने ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम वो दे सकता है प्रैक्टिकली, जिसमें कि एथलीट के लाइफ कमिटमेंट्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि फैमिली, सोशल और कैरियर डिटेल्स, एथलीट्स का डेली कम्यूट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइम, वर्क का टाइम क्या है उसका, ये सारी चीज़। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फोकस करता है इनिशियल प्लानिंग कंपोनेंट्स, जिसमें इंक्लूड होता है टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेशन, द टाइम बिटवीन ट्रेनिंग सेशंस, द टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकवरी सेशन एंड प्रॉपर बिल्ड टू रिकवर रेशियो, मतलब कितने हफ्ते बिल्ड करना है, प्रोग्रेस करना है, और कितने हफ्ते रिकवर, बिल्ड टू रिकवर रेशियो। बिल्ड टू रिकवर रेशियो ये फ्लक्चुएट होता रहता है थ्रू आउट द ट्रेनिंग साइकिल, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। इस स्टेप में कोच और एथलीट को मेंटल ट्रेनिंग का भी ध्यान रखना होता है और न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है स्टेप 3, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मोर डिटेल। इसमें इंक्लूड होता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग टेक्निक, और वो किस स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में वो उसको सीखना है, कौन से मेसोसाइकिल में सीखना है, जैसे कि हो गया आपका टैक्टिकल स्किल्स, जो कि रेस स्पेसिफिक सिनेरियो में उसको यूज करना है। नेक्स्ट है फाइनल स्टेप, जो है प्लान द पीरियडाइजेशन ऑफ ईच साइकिल। जनरली जो फर्स्ट साइकिल होता है प्रिपरेटरी साइकिल, वो चलता है 12 to 16 वीक्स। नेक्स्ट प्री कंपटीशन साइकिल में उसका गोल होता है इम्प्रूविंग स्पीड, इकोनॉमी, पावर एंड रेस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, जो कि नॉर्मली इम्प्लीमेंट होता है 2 से 8 वीक का साइकिल में। जैसे ही रेस सीजन पास आता है, प्रॉपर टेपरिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी होता है एथलीट को फुल एडिक्वेट रिकवरी के लिए, और उसको उसके बॉडी को रेस के लिए रेडी करने के लिए। अब आते हैं इस फिगर पे। एक नॉर्मल एंड्योरेंस एथलीट के लिए एक नॉर्मल प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है बाय डेवलपिंग ए गुड एरोबिक बेस। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि है ओवर डिस्टेंस। ओवर डिस्टेंस और एंड्योरेंस वो यूज होता है एक एरोबिक बेस बिल्ड करने के लिए, जो कि एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग का फाउंडेशन होता है। अब ये बेस बनने के बाद हम नेक्स्ट प्रोग्रेशन हमको करना है टेम्पो ट्रेनिंग, उसके बाद लैक्टेट थ्रेशोल्ड, एंड जो टॉप पिरामिड का जो टॉप है मैक्सिमल एफर्ट VO2 मैक्स ट्रेनिंग। जैसे कि हम इस पिरामिड में देख सकते हैं, एरोबिक, ओवर डिस्टेंस और एंड्योरेंस एरोबिक कंडीशनिंग के अंदर आता है, जो कि एक मेजर पोर्शन है, एक साल का ट्रेनिंग का मेजर पोर्शन है। और जो स्पीड वर्क है जैसे कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड और VO2 मैक्स ट्रेनिंग, ये एक स्मॉलर पोर्शन है पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेनिंग का, जो कि एथलीट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब इस टेबल को हम एक गाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हर एक कंपोनेंट का वॉल्यूम और इंटेंसिटी को पीरियोडाइज करने के लिए। अब एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए दो तरह का पीरियोडाइजेशन यूज़ होता है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है इनवर्स मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को हम स्टैंडर्ड मेथड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 वीक हमको बिल्ड करना होता है और जो फाइनल 4th वीक है उसमें हमको डिलोड करना होता है। ये है वीक 1, ये है वीक 2, ये है वीक 3। हमने प्रोग्रेस किया वीक 3 तक और जो वीक 4 है उसमें हमने डिलोड किया। इसका पर्पस है रिकवरी, एडिक्वेट रिकवरी देना। ये ये जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं बिगिनर एथलीट्स के लिए, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए, जिनका एक्सपीरियंस खेलने का एक्सपीरियंस होता है अप टू 7 इयर्स ऑफ प्लेइंग। जो दूसरा मेथड है वो है रिवर्स मेथड। जैसे कि ये रिवर्स नेम सजेस्ट करता है, ये स्टार्ट होता है एक हाई लोड से और वो लोड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है थ्रू द साइकिल। जैसे वीक 1 में सबसे ज़्यादा है लोड, वीक 2 में उससे कम है, वीक 3 में उससे कम है और वीक 4 में सबसे मिनिमम है। तो दिस इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन, तो इसीलिए इसको रिवर्स मेथड कहा जाता है। और ये बेसिकली जो एक्सपीरियंस्ड एथलीट होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको हम फर्स्ट वीक में हाई लोड दे सकते हैं और जो नोविस होते हैं उनको हम फर्स्ट वीक में हाई लोड नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि स्टार्टिंग से ही वो हाई लोड ले सकें। इस मेथड में जो साल का स्टार्टिंग होता है वो स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ और टेक्निक पे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है स्पीड और स्ट्रेंथ पे और उसके बाद फाइनली वो प्रोग्रेस करता है एरोबिक पावर और इकोनॉमी पे, जो कि हमारा एक स्पोर्ट का नीड है, जो स्पोर्ट स्पेसिफिक है। और जो फाइनली बिफोर कंपटीशन एरोबिक कैपेसिटी पे फोकस होता है। टेपरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है एक एथलीट का पीरियडाइजेशन का। बिना टेपरिंग के पीक परफॉर्मेंस अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। टेपरिंग और पीकिंग इंटर रिलेटेड होता है, विदाउट टेपर हम पीक नहीं कर सकते। एक फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक एथलीट एक सीजन में 2 से 3 बार ही पीक कर सकता है, उसका पीक परफॉर्मेंस वो 2 से 3 बार ही दे सकता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है राइट टाइम पे टेपर को प्लान करना। अगर हम राइट टाइम पे प्लान करेंगे तो एग्जैक्टली जब हम चाहते हैं उसको पीक करना तभी वो पीक करेगा। जनरली टेपरिंग का मीनिंग होता है एक प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड। जितना भी हमने उसको ट्रेनिंग दिया है इन द प्रिपरेटरी फेज एंड प्री कॉम्पिटिटिव फेज, तो उस फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करना एक डेली बेसिस में, जिससे क्या होगा उसके बॉडी की अडेप्टेशन को एनहांसमेंट मिलेगा और जिससे कि उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होगा। टेपरिंग में मेनली 2 वेरिएबल्स को एडजस्ट किया जाता है, एक वॉल्यूम, दूसरा इंटेंसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है टेपर का, वो है इंटेंसिटी। ये ज़्यादातर कोचेस और एथलीट ओवरलुक करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी मेंटेन होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो डी ट्रेनिंग इफेक्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी को हमको मेंटेन रखना है अप टू 80% और जो वॉल्यूम है उसको कम करना है 60 to 90% टेपर के ड्यूरेशन में। जनरली जो एथलीट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए compete करते हैं उनके लिए शॉर्ट टेपर यूज़ होता है और जो लॉन्ग ड्यूरेशन का कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उनके लिए लॉन्गर टेपर यूज़ होता है। टेपरिंग के 3 पैटर्न्स होते हैं, लीनियर टेपर, स्टेप टेपर एंड प्रोग्रेसिव टेपर।
जो लीनियर टेपर होता है उसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम ग्रेजुअली रिड्यूस होता है डे बाय डे थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ टेपर। जब अगर हम स्टेप टेपर की बात करें तो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है ग्रेटर देन 50% ऑफ ट्रेनिंग वॉल्यूम। इमीडिएटली वो डिक्रीज होता है और वो जब डिक्रीज होने के बाद उसको मेंटेन किया जाता है और विदाउट फ्लक्चुएशन उसको मेंटेन किया जाता है। जो लास्ट टाइप है जो है प्रोग्रेसिव टेपर, वो है लीनियर और स्टेप टेपर का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग डिक्रीज होता है अबाउट 10 to 15% इमीडिएटली। उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है लोअर परसेंटेज, मतलब उतना डिक्रीज नहीं होता है, हर एक दिन ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। इस पैटर्न देखा गया है, इस पैटर्न जो ये पैटर्न सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये पैटर्न अलाउ करता है रिडक्शन इन वॉल्यूम while maintaining the intensity and frequency. Now let's come to our next topic, altitude training. ये जो आइडिया है कि हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद एथलीट को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर बिलीव हुआ 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स के 4 साल पहले। तो इस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए रिसर्चर्स ने पुराने रिसर्चर्स को स्टडी किया, फिजियोलॉजिकल रिसर्चेस, जिसमें कि उन्होंने पाया कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनके बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है, प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है टू द स्ट्रेस ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड में एक माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो उनके बॉडी में एक प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पाया गया। तो नेचुरली उनके उनको ये लगा कि हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग या और एक्लिमेटाइजेशन, वो जो अर्ली इफेक्ट्स, जो डिजास्ट्रस इफेक्ट्स होता है हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंचने के बाद, उसको मिनिमाइज कर सकता है। ये रिसर्च किया था शेफर्ड ने इन द ईयर 1974। तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक गेम्स के रिजल्ट से एक ट्रेंड मिला, इसमें देखा गया कि जो ऑल्टीट्यूड है वो एरोबिक कैपेसिटी के लिए अच्छा नहीं है। इस टेबल से में हम क्लियरली देख सकते हैं जो मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स हैं उसमें जो रिकॉर्ड हुए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम है, 4%, 7%, 8% स्लोअर है। और जो स्प्रिंटर और जंप इवेंट्स हैं उसमें सभी रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। और जैसा कि इस टेबल में हाईलाइट किया गया है, मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में ईस्ट अफ्रीकन रनर्स ने डोमिनेट किया है। तो इस रिजल्ट को देख के उन्होंने बिलीव किया कि ये जो फिजियोलॉजिकल एडवांटेज उनको मिला है वो उनके मॉडरेट ऑल्टीट्यूड के वजह से है। जो केनिया और इथियोपिया का अल्टीट्यूड है वो मॉडरेट अल्टीट्यूड है, तो उनको लगा कि ये जो फिजियोलॉजिकल एडवांटेज उनको मिला है वो इस वजह से है। तो कोचेस ने सोचा कि अगर सी लेवल के एथलीट ट्रेन करें और रहें एट ऑल्टीट्यूड तो वो फेवरेबल एडेप्टेशन गेन कर सकते हैं, जो कि हमको ईस्ट अफ्रीकन एथलीट्स में देखने को मिले। उसके बाद 2015 में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो कि टक्कर एटाल ने किया है, उसमें ये कंक्लूजन दिया गया कि जो केनिया का यूनिक डोमिनेंस था, जो डोमिनेंस है जो डिस्टेंस रनिंग में, उसका वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल है। सबसे पहला उसका
फैक्टर है जीनोटाइप, सेकंड फिनोटाइप, एनवायरमेंटल फैक्टर और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ये सभी फैक्टर्स का मिक्सचर से ही उनका जो आया है रिजल्ट, इसी की वजह से आया है। और जो केनियन कोचेस हैं वो कभी बिलीव नहीं करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऑल्टीट्यूड जो जो ऑल्टीट्यूड में वो रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे वो उन्होंने जो रिजल्ट दिया है उसी बेसिस पे दिया है। ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग की थ्योरी ये कहती है कि जब कोई एथलीट सी लेवल से मॉडरेट ऑल्टीट्यूड आता है तो एनवायरनमेंट में एक बड़ा बदलाव होता है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम हो जाता है एट मॉडरेट ऑल्टीट्यूड। तो उसकी वजह से जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। पर कुछ हफ्ते जब हम रहेंगे, जब एथलीट रहता है ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड में या मॉडरेट ऑल्टीट्यूड में, तो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस रिकवर हो जाती है टू सम एक्सटेंट। जैसे कि एथलीट अडाप्ट करता है वैसे ही उसकी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस कुछ हद तक मेकअप हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू एल्टीट्यूड एंड हाइपोक्सिक ट्रेनिंग मेथड्स। इन मेथड में से एक है लिव हाई ट्रेन हाई, लिव हाई ट्रेन लो, लिव लो ट्रेन हाई। रिसेंटली रिसर्चर्स के इंटरेस्ट फोकस हुए हैं इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक एक्सपोजर पे IHE और इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक ट्रेनिंग IHT और इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक एक्सपोजर विद इंटरवल ट्रेनिंग IHIT एंड लिव हाई ट्रेन लो एंड हाई। इस टेबल में क्लासिफाई किया गया है ऑल्टीट्यूड्स, डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टीट्यूड। 0 से 600 मीटर अबव सी लेवल वो नियर सी लेवल है। अबव 600 टू 2000 मीटर उसे कहते हैं लो ऑल्टीट्यूड। 2000 to 3000 मीटर comes under moderate altitude. 3000 to 5500 comes under high altitude और 5500 से ऊपर उसको एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। कोचेस और एथलीट्स ने जो पहला मेथड टेस्ट किया वो है लिव हाई ट्रेन हाई। एक रिसर्च किया गया इन द ईयर 1970 बाय डैनियल्स एंड ऑल्ड्रिच, जिसमें कि जो रिजल्ट आए उसमें इक्विवोकल रिजल्ट्स आए। मतलब कुछ एथलीट्स में सी लेवल में परफॉर्मेंस देखा इम्प्रूवमेंट देखा गया और कुछ में डिक्लाइन इम्प्रूवमेंट डिक्लाइन देखा गया और कुछ में कुछ भी चेंजेस नहीं देखा गया परफॉर्मेंस में। तो इसके मिक्स्ड फाइंडिंग्स के वजह से नेक्स्ट जो मेथड है लिव हाई ट्रेन लो वो टेस्ट किया गया इन द ईयर 1997 बाय लेवाइन एंड स्ट्रे गंडरसन। इसमें क्या होता था लिव हाई ट्रेन लो, मतलब एथलीट्स हाई ऑल्टीट्यूड में रहते थे, उसमें जो भी एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है बॉडी में वो आता था, जो भी एडवांटेजेस था लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो मिलता था, और फिर वो जाते थे लो ऑल्टीट्यूड में और वहाँ ट्रेनिंग करते थे जिसमें कि कोई ट्रेनिंग ना हो। इस मेथड का रिजल्ट भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग था पर लार्जली ये सक्सेसफुल था। पर इस मेथड में एक बड़ा चैलेंज था ट्रांसपोर्टेशन। एक हाई ऑल्टीट्यूड में रहना और फिर लो ऑल्टीट्यूड में जाना ट्रेनिंग करने के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो उसका ऑल्टरनेटिव था आर्टिफिशियल सिमुलेशन, जिसमें कि एथलीट्स को एक चैम्बर में रखा जाता है या एक मास्क पहनाया जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन हाइपोक्सिक होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसमें कि सेम इफेक्ट होता है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में मिलता है, पर वो फैसिलिटी लो ऑल्टीट्यूड में ही होती है। इसे कहते हैं नॉर्मोबारिक हाइपोक्सिया, मतलब जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो नॉर्मल होता है पर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है।
तो एक रिसर्च हुआ 2001 में बाय हान एटाल, जिसने जिसने समराइज किया कि लिव हाई ट्रेन लो नॉर्मोबैरिक हाइपोक्सिया स्टडीज़ में उन्होंने लिखा कि अगर एथलीट्स 2650 से 3000 मीटर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है उस लेवल में वो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर वहाँ पे सोएं तो जो प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं उनको ज़्यादा मिलेंगे। पर ये जो एडवांटेजेस उनको मिल रहे हैं वो हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से नहीं या VO2 मैक्स इंक्रीज नहीं होती, पर पेरिफेरल अडेप्टेशन होता है जिसमें कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की वजह से ही उनको जो एडवांटेज मिलता है उस वजह से मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड टेस्ट हुआ उसे कहते हैं इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक एक्सपोजर। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग हाइपोक्सिक एयर एंड नॉर्मोक्सिक एयर ये स्विच होता है एक सेशन में, जो कि 60 से 90 मिनट लास्ट करता है और वो इंटरमिटेंट होता है। एक रिव्यू में पता चला कि सिर्फ इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक एक्सपोजर ये अकेले काफ़ी नहीं है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एरोबिक और एनारोबिक परफॉर्मेंस के लिए। पर लिव हाई ट्रेन हाई और लिव हाई ट्रेन लो के साथ हम इसको अगर कंबाइन करेंगे तब इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट हाइपोक्सिक ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, एथलीट नॉर्मोक्सिया में रहेंगे, मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेंगे, पर जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो बीच बीच में कभी कभार वो हाइपोक्सिक इंस्पिरेट लेंगे, मतलब हाइपोक्सिक उनको ब्रीथ करेंगे। जो एक मास्क होता है उनको दिया जाएगा, वो मास्क में उनको ब्रीथ करना होता है बीच बीच में। तो ये सोचा गया कि इस मेथड को करने के बाद मॉलिक्यूलर लेवल में अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर, जैसे कि इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड कैपिलरी डेंसिटी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो हम डोज देते हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि ये राइट डोज है और वो एंडोरेंस स्पोर्ट में हम उसको एडवांटेज ले सकते हैं। तो कौन सी ट्रेनिंग सबसे बेटर वर्क करती है? रिसर्च से पता चला है कि जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल लिव हाई ट्रेन लो, उससे सी लेवल एंड्योरेंस परफॉर्मेंस बढ़ती है, बढ़ना पॉसिबल है। पर जो लिव हाई ट्रेन हाई और लिव लो ट्रेन हाई है, उस वो मेथड का रिजल्ट्स अनक्लियर है। पर फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च यही कहती है कि हम अगर मॉडिफाई करें डिग्री ऑफ ऑल्टीट्यूड, नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सपोजर एंड पोस्ट ऑल्टीट्यूड टेस्ट डे, मतलब कितने दिन बाद हम टेस्ट करेंगे ऑल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन के बाद, तो ये सब फैक्टर अब हम अगर मैनिपुलेट करेंगे तो मे बी हमको क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे बोथ नेचुरल और सिमुलेटेड मेथड में। नाउ लेट्स कम टू मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। फर्स्ट मिथ जो है वो है, हम सबको लगता है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन लेवल हाई ऑल्टीट्यूड में कम होती है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों केसेस में ऑक्सीजन लेवल सेम है, सी लेवल में भी 20.93 परसेंटेज है और ऑल्टीट्यूड में भी 20.93 परसेंटेज है। पर जो डिफरेंस है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इनहेल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में है। जो हम हवा इनहेल करते हैं उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो सी लेवल में ज़्यादा होता है, और सेम ऑक्सीजन जो ऑल्टीट्यूड में होता है वो पार्शियल प्रेशर उसमें कम होता है, जिस वजह से इन सी लेवल जो
ऑक्सीजन एयर में होता है वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है लंग्स के अंदर, पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड में कम है, इस वजह से ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में दिक्कत होती है लंग्स में, इसीलिए हमारा एफर्ट ज़्यादा लगता है इनहेल करने के लिए और हमारी सांस फूलती है। सेकेंड मिथ है, ये सिर्फ उनके लिए है जो हाई ऑल्टीट्यूड में compete करने का सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड में compete करने के लिए भी होता है, और जो जिनका एम है लो ऑल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस ज़्यादा लाना, उसके लिए भी यूज़ होता है, टू इम्प्रूव देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस एट सी लेवल, और also specifically to increase their VO2 max, aerobic capacity and power output। और जो थर्ड मिसकंसेप्शन है वो है अल्टीट्यूड ट्रेनिंग इज डेंजरस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अल्टीट्यूड ट्रेनिंग डेंजरस है, पर अल्टीट्यूड ट्रेनिंग में जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको रेगुलरली एसेस करते हैं। ट्रेनिंग से पहले उनको एसेस किया जाता है और उनको स्क्रीन किया जाता है बिफोर एंटरिंग द ऑल्टीट्यूड रूम, और ट्रेनिंग के दौरान मेंबर्स को केयरफुली केयर में रखा होता है और उनको उनका प्रोग्राम रेगुलेटेड होता है उनके कंडीशनिंग पे बेसिस पे, और जो मेंबर्स होते हैं वो 24 आवर्स सुपरविजन में होते हैं, और उनके बॉडी पे हार्ट रेट मॉनिटर्स होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं जिसमें कि सैचुरेशन शो होती है, तो वो सारे रेगुलरली कंटिन्यूसली मॉनिटर होते हैं, तो ऐसा कोई डेंजरस उसमें नहीं है। हाँ, ऐसा मेडिकल कंडीशंस है जिसमें ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, और जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, और जिनको सीरियस मेडिकल इश्यूज है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये था इस प्रेजेंटेशन का कंटेंट, और ये जितने भी मैंने इसमें डेटा डाला है, इंफॉर्मेशन डाला है, वो सारे उसका रेफरेंस है ये बुक्स, डेवलपिंग एंड्योरेंस बाय NSCA एंड हाइपोक्सिक एक्सपोजर टू ऑप्टिमाइज ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग एडेप्टेशन इन एलाइट एंड्योरेंस एथलीट्स बाय गैरेथ टर्नर। तो आप इन दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।